दिल्ली चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जून 2014 तक की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी। दिल्ली में चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने खेला है बड़ा दांव, ऐसा दांव जिससे बीजेपी की झोली में वोटों की बरसात हो सकती है। मोदी कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसके तहत जून 2014 तक की दिल्ली की सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय किया गया है। सरकार के मुताबिक इस फैसले के बाद दिल्ली की 895 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। सरकार का दावा है कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले करीब 60 लाख लोगों को इस फैसले से फायदा होगा। तो जो पहले कट ऑफ डेट 31 मार्च 2002 तक की थी, उसको 1 जून 2014 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, उससे ठीक पहले केंद्र सरकार का ये फैसला बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मोदी कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि साल 2008 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले शीला दीक्षित ने भी यही किया था, जिसे लोकायुक्त और सीएजी ने गलत बताया था। चुनाव के सीजन का एक गिमिक है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये गिमिक शीला दीक्षित जी सरकार हर बारी करती थी चुनाव आने से पहले, और अब भाजपा ने भी कर दिया है। कैबिनेट में कबूल हो गया ना कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को ऑथराइज करने का फैसला पहले ही हो चुका था। ये तो एक्सटेंड क्यों करते, नया कुछ करते। और सारे दिल्ली भर में ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि हम करेंगे। अब प्रोसेस को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। किसने वो प्रोसेस शुरू करा, किसने ये फैसला लिया? वो कांग्रेस की सरकार ने था। भले ही ये फैसला केंद्र सरकार का ही क्यों ना हो, लेकिन इस फैसले के पीछे दिल्ली के चुनावी गणित को ध्यान में रखा गया है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। बेंगलुरु ब्लास्ट में अब तक खाली हाथ खुफिया एजेंसियां, धमाके करने वालों का नहीं मिला कोई सुराग। बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट इलाके के कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट के बाहर रविवार रात हुए धमाके की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई थी और 3 लोग जख्मी हुए थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मौके से विस्फोटक के नमूने लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। जांच एजेंसियां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाल रही है। इस बीच आईबी ने आशंका जताई है कि बीती रात किया गया धमाका किसी बड़े आतंकी हमले का ट्रायल रन हो सकता है। जांच एजेंसियों को शक है कि धमाके के पीछे मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भागे सिम्मी के आतंकियों का हाथ हो सकता है। दावा ये भी है कि इस साल चेन्नई रेलवे स्टेशन, पुणे के पुलिस स्टेशन और बिजनौर में भी बेंगलुरु की तरह ही कम तीव्रता के धमाके किए गए थे, इसलिए उन धमाकों से भी बेंगलुरु ब्लास्ट का संबंध हो सकता है। इसी एंगल की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की टीम चेन्नई, यूपी, पुणे और बिहार भेजी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी ब्लास्ट के बाद पुलिस और सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और मामले को जल्द सुलझाने के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट को केंद्र सरकार ने माना आतंकवादी हमला, लेकिन जांच पूरी होने तक हमले के लिए सिम्मी को जिम्मेदार मानने से किया इनकार। बेंगलुरु में ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ और आईबी के चीफ समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने धमाके की निंदा करते हुए कहा कि जांच जारी है और उन्हें अभी नहीं पता है कि धमाके के पीछे कौन है। इंफॉर्मेशंस बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग हैं, इसलिए इस समय मैं ये नहीं कह सकता फाइनली कि इस कारण यह घटना घटित हुई अथवा इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कारण हुई। इस समय मैं फाइनली नहीं कर रहा। गृह मंत्री ने धमाके की जांच में कर्नाटक सरकार को पूरी तरीके से मदद का भरोसा दिया है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो धमाके की जांच एनआईए से कराई जाएगी। क्या बेंगलुरु में धमाके से पहले आतंकियों ने रेकी की थी? धमाके के चश्मदीद अमीनुल हक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया। बेंगलुरु के जिस कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट के बाहर बीती रात धमाका हुआ था, अमीनुल हक उसी रेस्टोरेंट के सामने मौजूद एटीसीबी बैंक में सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात हैं। अमीनुल हक के मुताबिक शनिवार देर उसने 4-5 लोगों को संदिग्ध हालत में रेस्टोरेंट के बाहर घूमते देखा है। अमीनुल ने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी है। सैटरडे नाइट में मैं एक 2-4 आदमी को देख रहा हूँ, इधर से तीर घूम रहा है 12 o'clock सैटरडे नाइट में। मैं तो उसको देखने के बाद आके इधर बैठ गया। यानी सैटरडे नाइट को कुछ लोग यहाँ घूम रहे थे? यहाँ कुछ लोग इधर वापस आगे पीछे पीछे घूम रहा है। कितने लोग थे?
दो 4-5 लोग होता है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस धमाके के चश्मदीद अमीनुल हक के बयान के आधार पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है। हमारे साथ बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एम एन रेड्डी साहब है। सर, किस तरह जांच आगे बढ़ रही है? जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्या कोई सफलता या कोई क्लिंग्स लीड्स आपको मिले हैं? जो लीड्स मिले हैं उसके ऊपर हमारे टीम्स जो है वो तहकीकात कर रहे हैं और जो लीड्स मिले उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। लेकिन सिमी मॉड्यूल की बात हो रही है, अलर्ट था, क्या सिमी मॉड्यूल को आप देख रहे हैं या और भी टेरर आउटफिट्स के बारे में आप छान रहे हैं? सब एंगल्स देख रहे हैं। तो बिजनौर ब्लास्ट हो गया और उसके बाद में पुणे और चेन्नई का भी ब्लास्ट है, कोरिलेशन आप कर रहे हैं, आपकी टीम्स गई हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? कल रात ही तो ब्लास्ट हुआ है और जो टीम्स फॉर्म किए वो अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं। जो एंगल आपने बताया उसके बारे में तो 31 की तैयारी, क्योंकि अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा बैंगलोर में, उसको लेकर क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? ओवरऑल सिक्योरिटी अपग्रेड करेंगे। कोई सीसीटीवी फुटेज की बात हुई है, किसी को डिटेन करने की बात आ रही है, किस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? किसी को अपनी हिरासत में पूछताछ? हमने किसी ने किसी को डिटेन नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कोई उसमें से लीड्स मिली है सर? सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। बेंगलुरु में धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हाई अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने नए साल के अवसर पर जताई और धमाकों की आशंका। बेंगलुरु में रविवार रात हुए धमाके के बाद दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में सरोजनी नगर बाजार, चांदनी चौक, इंडिया गेट जैसे 6 जगहों को अति संवेदनशील करार देकर वहां खास निगरानी रखी जा रही है। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी भी ले रही है। यही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद, नासिक और पुणे के पुलिस कमिश्नर से बात कर वहां की सुरक्षा चाक चौबंद करने को कहा है। आईबी और गृह मंत्रालय ने भी मुंबई और पुणे में आतंकी हमले की चेतावनी दी है, इसलिए इन दोनों शहरों में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने भी आम नागरिकों से नए साल के मौके पर सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा है। मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बेल के बाद हिरासत में रखने के आदेश को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुंबई में 26/11 हमले की साजिश का मुख्य सूत्रधार ज़कीउर रहमान लखवी अब खुलेआम पाकिस्तान में घूमेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी को हिरासत में रखने के पाकिस्तान सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। लखवी को मुंबई हमले के केस में सबूतों के अभाव में पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन भारत की कड़ी आपत्ति के बाद पाकिस्तान सरकार ने इसे 3 महीने के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया था। लखवी ने इस आदेश को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। ज़कीउर रहमान लखवी पर कसाब समेत मुंबई हमले के लिए आए 10 आतंकियों को ट्रेनिंग देने और उनकी मदद करने का आरोप है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में कुल 166 बेगुनाह मारे गए थे। ओसामा बिन लादेन का साथी और अफगानिस्तान का बड़ा नेता मुल्ला उमर जिंदा है और पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ है। ये दावा किया है अफगानिस्तान के एक बड़े खुफिया अधिकारी ने। अमेरिका पर 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तरह ही तालिबान का मुखिया मुल्ला उमर भी पाकिस्तान में छिपा बैठा है। ये दावा किया है अफगानिस्तान के खुफिया विभाग के प्रमुख रहमतुल्लाह नाबिल ने। नाबिल के मुताबिक उनके पास ये पुख्ता जानकारी है कि मुल्ला उमर पाकिस्तान के कराची में है। अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद 2001 में जब नाटो की सेना ने बिन लादेन को पकड़ने और तालिबान की सफाई के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो उस वक्त मुल्ला उमर के मारे जाने की खबर थी। हालांकि पश्चिमी देशों का मानना था कि तालिबान और खुद को जिंदा रखने के लिए उसने ये अफवाह उड़ाई थी। मुल्ला उमर के पाकिस्तान में होने के ताजा खबर के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। इससे पहले पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन के लिए भी अपने यहाँ होने से इनकार करता रहा था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर उसे मार गिराया था। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूली बच्चों का नरसंहार करने वाले आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कमांडर ने खोली है पाकिस्तान की पोल। वीडियो टेप जारी कर पाक सेना को कटघरे में खड़ा किया। ये आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कमांडर अदनान राशिद है, जो कभी पाकिस्तान की एयरफोर्स का जवान हुआ करता था। अंग्रेजी में जारी किए गए करीब 15 मिनट के इस वीडियो में अदनान पाकिस्तानी सेना पर सवाल खड़े कर रहा है। To the Pakistan Armed Forces I say, you remember the time when you were regarded as soldiers of Islam and Pakistan? You may remember when the people from tribal areas fought for you the war of 1948 and liberated for you the Azad Jammu and Kashmir. You remember when thousands of Pakistani youth fought your proxy war in Afghanistan and in Indian Kashmir?
पाकिस्तान सेना के खिलाफ बोलते वक्त तहरीके तालिबान के कमांडर ने बार बार कश्मीर में हुए खूनी खेल का भी जिक्र किया। तालिबान कमांडर के खुलासे से पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर एशिया के लापता विमान की, जिसका एक दिन बाद कोई भी अता पता नहीं चला। एयर एशिया के लापता विमान की अब तक कोई खबर नहीं। इंडोनेशिया के सर्च ऑपरेशन चीफ ने जताई समंदर में डूबने की आशंका। इंडोनेशिया के सुरबाया से सिंगापुर जा रहे एयर एशिया के विमान QZ8501 को लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। विमान में कुल 162 लोग सवार थे। विमान की तलाश के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। इसके तहत इंडोनेशिया के बेलितुंग द्वीप के आसपास समंदर में विमान की तलाश की जा रही है। विमान को खोजने में इंडोनेशिया के 12 जहाज, 3 हेलीकॉप्टर और 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। इसके अलावा मलेशिया का एक C-130 विमान, 3 जहाज और सिंगापुर का एक C-130 विमान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। इस बीच सर्च ऑपरेशन से जुड़े इंडोनेशिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विमान के समंदर में डूबने की आशंका जताई है। इंडोनेशिया के पास समंदर में डूबे विमान को खोजने की तकनीक नहीं है, इसलिए उसने दूसरे देशों से भी मदद की अपील की है। इसी साल 8 मार्च को मलेशिया एयरलाइंस का एक और विमान उड़ान के दौरान लापता हो गया था, जिसमें 239 यात्री सवार थे। उस विमान का आज तक पता नहीं चला है। मुंबई से काठमांडू जा रहे जेट एयरवेज के विमान के इंजन में लगी आग। घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं। जेट एयरवेज के विमान 9W268 ने दोपहर करीब 12 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक पक्षी विमान से टकरा गया, जिससे उसके इंजन में आग लग गई। आग लगने के बाद इस विमान की काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बात की पुष्टि खुद जेट एयरवेज ने की है। जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W268 मुंबई से काठमांडू जा रही थी। अचानक एक पक्षी विमान में टकराया, जिसकी वजह से विमान में कुछ गड़बड़ी हो गई और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस विमान में 125 यात्री समेत कुल 131 लोग थे। जैसे ही फ्लाइट की लैंडिंग हुई, तमाम लोगों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के लिए चुनाव प्रचार करने सलमान खान श्रीलंका पहुंच गए हैं। सलमान के साथ फिल्म किक की हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी। सलमान खान और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के हाथ मिलने की ये तस्वीरें कोलंबो की हैं। रविवार को बॉलीवुड के दोनों सितारे महिंदा राजपक्षे की तरफ से आयोजित एक चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि महिंदा राजपक्षे के बेटे नामल ने अपनी दोस्त जैकलीन के जरिए सलमान को यहां चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है। जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका की ही रहने वाली हैं और मिस श्रीलंका भी रह चुकी हैं। राजपक्षे परिवार से इनके करीबी संबंध भी हैं। सलमान का यहाँ पहुँचना इसलिए भी खास है क्योंकि आज तक कभी भी बॉलीवुड का कोई सितारा चुनाव प्रचार के लिए श्रीलंका नहीं आया है। श्रीलंका में 8 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में अपनी घटती लोकप्रियता से चिंतित राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को उम्मीद है कि इस चुनाव में सलमान शायद उनकी नैया पार लगा सकते हैं। They have to condemn Sri Lanka and boycott Sri Lanka. What is the use when this is happening in India and Indians are attacked? An Indian actor going to Sri Lanka and campaigning for the man who is deemed as a butcher. आमिर खान के फिल्म पीके का विरोध जारी। अहमदाबाद में 3 थिएटरों में हुई तोड़फोड़। भोपाल में भी बजरंग दल का प्रदर्शन। ये तस्वीरें अहमदाबाद के सिनेमैक्स थिएटर की हैं। देखिए कैसे आमिर खान की फिल्म पीके के विरोध में यहाँ कुछ लोगों ने जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई। सुबह 10 बजे के करीब अचानक 20 से 25 लोग थिएटर में पहुंचे और फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की मांग करते हुए तोड़फोड़ करने लगे। अहमदाबाद में ऐसे ही 2 और थिएटरों को भी निशाना बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थिएटर के सामने आमिर खान और फिल्म के निर्माता के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन भी किया। बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि आमिर खान की फिल्म पीके में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए वो फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। पैसा खर्च हुआ है इस फिल्म बनाने के लिए, उसका सोर्स सीधा
ट्रेस करते समय वो दुबई और पाकिस्तान ISI तक जाती है। दुबई में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ARY एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ने उसको स्पॉन्सर किया था। विरोध के बीच आमिर खान की फिल्म पीके की बम्पर कमाई का सिलसिला जारी। 10 दिनों में फिल्म ने कमाए 234 करोड़ रुपए। दूसरे वीकेंड पर भी आमिर खान की फिल्म पीके ने जबरदस्त कमाई की। फिल्म वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से रविवार को फिल्म ने करीब 24 करोड़ रुपए कमाए। कुल मिलाकर दूसरे वीकेंड पर पीके ने 55 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में पीके की 10 दिनों की कमाई हो गई करीब 234 करोड़ रुपए। जिस हिसाब से फिल्म पीके की कमाई हो रही है, दूसरे हफ्ते खत्म होने तक पीके भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्म हो सकती है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने अपने साले और राजस्व मंत्री का बचाव करते हुए कहा है कि पंजाब में नशे की तस्करी के लिए BSF जिम्मेदार है। अकाली दल नेता और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने BSF के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है। ये धरना 5 जनवरी से अटारी बॉर्डर पर होगा। ड्रग तस्करी को लेकर सुखबीर बादल के साले बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर काफी आरोप लग रहे हैं। इसी के बचाव में उतरी है अकाली दल। इस मुद्दे को लेकर उनके और बीजेपी में भी तल्खी बढ़ गई है। कहने को तो अकाली सरकार पंजाब में पाकिस्तान से हो रही ड्रग्स की तस्करी रोकने का BSF पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन असल में उनका डर कुछ और है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अमृतसर जा रहे हैं। उनके इस दौरे का मकसद पंजाब में बड़े स्तर पर नशा विरोधी अभियान की शुरुआत करना है। अकाली दल को डर है कि बीजेपी मजीठिया को निशाना बना सकती है। दूसरी तरफ BSF पर आरोप लगाने पर कांग्रेस ने सुखबीर सिंह बादल पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किल बरकरार। घने कोहरे ने थामी ट्रेनों और विमानों की रफ्तार। दिल्ली और NCR में कड़ाके की ठंड से लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान अब भी 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। आज का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले रविवार को पारा 2.6 डिग्री तक पहुंच गया था, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली और NCR में सुबह और रात के वक्त घना कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। विजिबिलिटी आज 100 मीटर से कम रही। कोहरे की वजह से 200 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। करीब 30 उड़ानें भी लेट हुई, जबकि 10 रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली और NCR ही नहीं, उत्तर भारत के दूसरे शहर भी हैं सर्दी से बेहाल। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में लगातार गिर रहा है पारा। यूपी में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। पिछले 24 घंटों में इलाहाबाद में ठंड से 7 लोगों की मौत की खबर है। सर्दी से वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर के लोगों का भी बुरा हाल है। यहाँ कोहरे की वजह से दिन में भी गाड़ियाँ रेंगने पर मजबूर हैं। हरियाणा और बिहार का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। शनिवार को करनाल में ठंड से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि बिहार के सहरसा में शुक्रवार को शीतलहर में 6 लोगों की जान चली गई थी। पंजाब के अमृतसर में भी पारा 3 से 4 डिग्री के बीच बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का भी हाल देख लीजिए, जहां 2 डिग्री तापमान में अलाव ही लोगों का सहारा बना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक लोगों को ठंड और कोहरे से निजात नहीं मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में 0 से 5 डिग्री तक नीचे पहुंचा पारा। श्रीनगर की मशहूर डल झील का पानी बर्फ में तब्दील। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील का हाल कड़ाके की ठंड में कुछ ऐसा हो गया है। जगह जगह झील में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जिसकी वजह से झील में शिकारे चलाने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। जम्मू कश्मीर में तापमान लगातार 0 से 4 और 5 डिग्री के बीच बना हुआ है। शीतलहर लोगों की जान निकाल रही है। अलाव जैसी चीजों से लोग खुद को बचाने में लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में ठंड के कम होने के आसार नहीं है। यानी जमा देने वाली इस ठंड से फिलहाल लोगों को अगले कुछ दिनों तक जूझना होगा। यूपी के मुरादाबाद में बिस्कुट और ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियां बरामद। बिस्कुट बनाने में इस्तेमाल का शक। मुरादाबाद की इस फैक्ट्री में खाद्य विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो यहाँ का हाल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फैक्ट्री के अहाते में बड़ी संख्या में जानवरों की हड्डियां सुखाई जा रही थी। शक है कि फैक्ट्री के अंदर बिस्कुट बनाने में इन हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फैक्ट्री में कम उम्र के कुछ मजदूर भी मिले, जिन्हें मामूली रकम देकर यहाँ काम कराया जा रहा था। इन सब सवालों पर फैक्ट्री मालिक कोई साफ जवाब नहीं दे सका। खाद्य विभाग की टीम ने बिस्कुट और ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया है और अब नमूने भेजकर जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
नए साल का आगाज सस्ते सिलेंडर के तोहफे के साथ हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 1 जनवरी 2015 से नॉन सब्सिडी वाला जो एलपीजी का सिलेंडर है उसकी कीमत में 40 रुपए की कटौती संभव है। 40 रुपए कम होने के बाद में जो 14.2 केजी का एलपीजी सिलेंडर है जिसकी दिल्ली में कीमत फिलहाल 752 रुपए है, वो 40 रुपए कम होकर 712 रुपए होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरीके से गिरावट आ रही है, उसके चलते ही जो एलपीजी का सिलेंडर है वो सस्ता होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि अगर सिलेंडर की कीमत में जो है 40 रुपए की कटौती होती है तो इसके जरिए इस वित्त वर्ष के अंत तक यानी कि 3 महीने जनवरी से लेकर मार्च तक सरकार को भी लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। मेलबर्न टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाई मैच पर मजबूत पकड़। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बना ली है 326 रन की बढ़त। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन आज भारत ने 8 विकेट पर 462 रन के आगे खेलना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 3 रन जोड़ने के बाद उसके दोनों पुछल्ले बल्लेबाज आउट हो गए और भारत का स्कोर पहली पारी में 465 रन हो गया। इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को भी शुरुआती झटके लगे, लेकिन उसने लंच तक 155 रन की बढ़त बना ली थी। लेकिन लंच के बाद बारिश शुरू हो गई जिससे करीब 1.5 घंटे का खेल झूल गया। मैच दोबारा शुरू हुआ तो भारत ने विकेटों की झड़ी लगा दी, लेकिन क्रिस रॉजर्स और शॉन मार्श ने अर्धशतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को 300 के पार पहुंचा दिया। भारत की गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को 326 रन तक पहुंचने से नहीं रोक पाई। भारत की तरफ से उमेश यादव, अश्विन और ईशांत शर्मा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले पारी में 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। बारिश की वजह से खराब हुए वक्त की भरपाई के लिए 5वें दिन मैच आधा घंटा पहले शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में बने रहने के लिए मेलबर्न टेस्ट मैच हर हालत में जीतना होगा, क्योंकि 4 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत 2 टेस्ट से पिछड़ रहा है। विश्व कप की टीम से बाहर किए गए युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने किया रणजी ट्रॉफी मैच में धमाका। दोनों ने जड़े शतक। खराब प्रदर्शन की वजह से विश्व कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा भले ही नहीं बन पाए युवराज, लेकिन रणजी ट्रॉफी में उनका बल्ला खूब आग उगल रहा है। पंजाब की टीम से खेलते हुए युवराज ने सौराष्ट्र की टीम के खिलाफ आज फिर शतक लगा दिया। युवराज ने 299 गेंदों का सामना करते हुए 182 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 23 चौके और 2 छक्के लगाए। मनदीप सिंह के साथ युवराज ने चौथे विकेट के लिए 379 रनों की साझेदारी की। रणजी के इस सीजन में युवराज का ये तीसरा शतक है और सीजन में अब तक उनके 520 रन हो चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी दिल्ली की तरफ से खेलते हुए गुजरात के खिलाफ 105 रन ठोके। इस सीजन में वीरेंद्र सहवाग की ये पहली सेंचुरी है। सहवाग और युवराज सिंह दोनों को भी अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए टीम इंडिया के संभावित 30 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।